Very good evening. आज दो ही लोग हैं. Yes, sir. Good evening, sir. Am I audible? Yeah. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So MV 5. There are one block is also having 4 units. Let us discuss. Yeah. So this is third unit, and that is related to controlling. Controlling means managerial controlling. If any firm, any organization, controlling is required internally and externally. Internally में आपने देखा होगा, you must have seen kind of hierarchy, kind of work culture, kind of audits, kinds of reports. These are the way for controlling the things. तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट में या हमारे फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट में हाउ कंट्रोलिंग इज टेकिंग प्लेस. As I said, कि control is the process of assuring the efficient accomplishment of enterprises objective. जो भी हम लोग objective एज ए मैनेजर सेट करते हैं, उनको किस तरह से एफिशिएंटली उनका accomplishment, उनका एक तरह से कंप्लीशन हो. वो एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को हम काइंड ऑफ जैसे कहीं कई बार हम डिसिप्लिन बोलते हैं, बट दैट इज कंट्रोल ओनली. क्योंकि उस अचीवमेंट को, उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, एंड दैट इज पॉसिबल with the control only. So in the turbulent environment faced by management, control is necessary to anticipate problems, measure performance against the standards, yes, take corrective actions for that deviations from plan 1 to plan B. आपने देखा होगा कि to manage the human resource management, to manage the or to control the flow in as a input and output. कई बार मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा काइंड ऑफ एजिटेशन हो जाता है वर्कर्स का, एसोसिएशन टेकिंग प्लेस फॉर एनी मैनी डिसीजंस. सो यहाँ हमारी कंट्रोल
प्रोसेस इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना और उनको किस तरह से हैंडल करना है, ताकि हम अपने स्टैंडर्ड जो अचीव किए, जो हमने सेट किए हैं, उनको हम अचीव कर सकें. द टर्म कंट्रोल में हैव सम नेगेटिव कनेक्शंस फॉर सम. कई बार हम लोग कंट्रोल को नेगेटिव फॉर्म में ले लेते हैं कि ये नेगेटिव है. सपोज करिए हायर मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है ऑल काइंड ऑफ मैनेजमेंट पर, मिडिल लेवल पर, डाउन द लाइन मैनेजमेंट पर, इवन वर्कर्स पर. उसको कई बार हम लोग नेगेटिव लेते हैं, बट सही देखें तो वो नेगेटिव नहीं है. बिना कंट्रोल के कोई भी एसोसिएशन नहीं काम कर पाती. मे नॉट रिलेटेड टू दिस, बट तुलसीदास जी ने कहा ना कि बिना भय के प्रीत नहीं होती है. जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक चीजें डिसिप्लिन नहीं रहेंगी और चीजें परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगी. जब तक हम एज ए मैनेजर, एज ए टॉप लेवल मैनेजमेंट, अगर हम अपने एम्प्लॉयज पर, अपने ऑर्गेनाइजेशन पर, अपने फर्म पर जो डिफरेंट सेक्शंस है और उन पर कंट्रोल नहीं है. लेकिन कंट्रोल एक मैनेजमेंट का प्रोसेस है, तो इट शुड बी टेकन इन ए राइट वे एंड इन पॉजिटिव पर्सपेक्टिव. So the term control may not have some negative connotations for some, but in the management process, it is a facilitating function aiding the organization to accomplish the set of objectives. क्योंकि जब कंट्रोल होगा तो चीज़ें डायरेक्शंस के रूप में आती हैं कि ये चीज़ें विद इन द टाइम लिमिट करनी है, इतना आउटपुट चाहिए. सो दिस इज द काइंड ऑफ कंट्रोल. Primary responsibility for exercising control rests with every manager charged with the execution of plans. आपने देखा होगा कई बार कोई प्लान ए है और if manager is not able to achieve the goal as expected by him or her, so he can change the plan, and that is possible with the control capacity, control capability also. हेनरी फायोल ने एक डिफाइन किया है, in an understanding, control consists in verifying whether everything occurs in conformity with the plan adopted, the instructions issued and principle established. मीन्स जितने भी हमारे हमने जो प्रिंसिपल लिए हैं, जितनी इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं टाइम से, जो हमने प्लान किया है वो अडॉप्टेड है. इट मीन्स वहाँ कंट्रोल इज टेकिंग प्लेस. So control is nothing. Control is just to achieve the target, achieve the goal within the framework of rules and regulation. So इसको और आगे पढ़ते हैं हम कि कंट्रोल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड क्या प्रीरिक्विजिट्स हो सकती हैं फॉर इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के लिए. The major prerequisite of controls are two. दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कंट्रोल को समझने के लिए. वन इज प्लान, सेकंड इज स्ट्रक्चर. प्लान, वी ऑल आर अवेयर व्हाट इज प्लान. प्लान जो होता है, पहले भी हमने पढ़ा है कि प्लान किसी कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है, कोई भी टारगेट सेट किया है एज ए मैनेजर, एंड द वे टू प्रोसीड फर्दर, दैट इज प्लान. उसको हमें कैसे अचीव करना है, दैट इज प्लान. सो इन द टर्म ऑफ कंट्रोल, व्हाट इज प्लान? कंट्रोल मस्ट बी बेस्ड ऑन प्लान. प्लान के अकॉर्डिंग ही कंट्रोल होगा, क्योंकि जैसे जैसे प्लान होगा वैसे वैसे हमारे कंट्रोल प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे. टू मोर क्लियर एंड कंप्लीट द प्लान आर द मोर इफेक्टिव कंट्रोल प्लान कैन बी प्लान बिफोर द स्टैंडर्ड बाय विच द एक्शंस आर मेजर्ड. कोई भी हमने प्लान सेट किया, उसको हमें कैसे अचीव करना है, उनके फर्दर कंट्रोल हमें करने पड़ेंगे. मीन्स कंट्रोल मीन्स हमारी वर्क फोर्स ज़्यादा ना हो, डैट इज आल्सो अंडर द कंट्रोल. टाइम लाइन में हमें अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने, डैट इज आल्सो कंट्रोल. कितना हमारा मनी इसमें इनपुट के रूप में जाएगा, ज़्यादा ना चला जाए, डैट इज आल्सो कंट्रोल. कहीं कोई पैसे का या एम्प्लॉय का या वर्क फोर्स का या आपका दिस आईटी जो सपोर्ट है उसका कहीं कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, वेस्टेज ना हो, दैट इज आल्सो कंट्रोल. सो कंट्रोल must be based on plan. This is the first prerequisite. The second is structure.
there is a need for a structure to know where the responsibility rests for deviations and correction action. Yes, structure के अकॉर्डिंग प्लान होता है, जैसा स्ट्रक्चर होगा, सॉरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कंट्रोल होगा, जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा ही कंट्रोल होगा, क्योंकि कई बार हमें अपने प्लान से डेविएट करना पड़ता है, उस केस में भी हमारा कंट्रोल, ऐसा ना हो कि हमारी वर्क फोर्स उसके अगेंस्ट में जाए, नो, वो अगर कोई प्लान चेंज होता है तो कंट्रोल से ही पॉसिबल है कि वो प्लान effectively execute हो, plan B. As in the case of plan, the more clear and complete the organization structure is, the more effective control can be. Control to be effective should share the following basic characteristics. लेकिन स्ट्रक्चर के बेस पे जो कंट्रोल होगा उसकी भी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या दोनों के बेस पे, तो क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स? कंट्रोल शुड बी एप्रोप्रिएट, ऐसा ना हो कि अननेसेसरी कंट्रोल हो, कंट्रोल हमेशा एप्रोप्रिएट हो, न ज़्यादा हो न कम हो, अननेसेसरी कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. कंट्रोल शुड कॉरेस्पॉन्डेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशंस प्लान. कंट्रोल डिजाइन फॉर ए जनरल मैनेजर आर inappropriate for a supervisor. Similarly, control system suitable for a line department may be inappropriate for a staff development. Means जैसे मैंने कहा कि कंट्रोल ऑलवेज एप्रोप्रिएट हो. अब सपोज करिए टाइम है आपका 9:30 टू या 10 to 5 या 10 to 6 आपका ऑफिस टाइम है, तो डेट इज एनफ कि आप उस टाइम को अवॉइड करें, अननेसेसरी कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, नहीं आपको 8 बजे तक बैठना है, 9 बजे तक बैठना है, तो डेट इज नॉट एप्रोप्रिएट कंट्रोल. एप्रोप्रिएट कंट्रोल है जो भी अपने टाइम फ्रेम, टाइम गाइडलाइन, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो कराइए, उनका कंप्लायंस कराइए, दैट इज कंट्रोल. सो कंट्रोल शुड बी एप्रोप्रिएट. स्ट्रेटजिक कंट्रोल होना चाहिए. कंट्रोल शुड बी सर्व ए स्ट्रेटजिक पर्पज एंड प्रोवाइड स्पॉटलाइट ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपेक्टेशन एट क्रिटिकल पॉइंट्स. इसलिए हमेशा कंट्रोल आपका स्ट्रेटजिक होना चाहिए. एक एक्सेप्टेबल, ऐसा ना हो कंट्रोल अननेसेसरी बर्डन के रूप में देखे, तो कंट्रोल ऑलवेज एक्सेप्टेबल होना चाहिए. जैसे मैंने कहा कि अगर 9 to 6 अगर ऑफिस टाइम है तो उतना ही आप कंट्रोल कीजिए, उसको अननेसेसरी टाइम को मत बढ़ाइए, वर्क प्रेशर मत बढ़ाइए. ऐसा ना हो कि आपके 10 लोग वर्क फोर्स में काम कर रहे हैं, आपने उसमें से 5 हटा दिए और आप ये एक्सपेक्ट करें कि सेम क्वांटम ऑफ वर्क वो 5 लोग कर रहे हैं, रिमेनिंग 5, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो कंट्रोल शुड बी एक्सेप्टेबल. रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव. कंट्रोल हमेशा रिलायबल होना चाहिए. रिलायबल मीन जो एक्सेप्ट करने लायक हो, ऐसा ना हो कि वो रिलायबल ही ना हो कंट्रोल. कंट्रोल बायस्ड नहीं होना चाहिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ, एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी. रिलायबल. बायस्ड मीन्स एक अगर किसी भी फर्म में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और सबके लिए अलग अलग कंट्रोल करें, सो दैट इज काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ बायसनेस. सो control should be applicable at the same framework each and every employee. कॉस्ट इफेक्टिव, हमेशा ऐसा कंट्रोल कीजिए जिसमें कॉस्ट, पैसा बचे. ऐसा ना हो कि आप ऐसे कंट्रोल करना शुरू, सपोज करिए आपने एक आपका गाइडलाइन है, मैंने इसी एग्जांपल को लेता हूँ कि 9 to 6 PM आपका ऑफिस टाइम है, 4 एम्प्लॉय आपको उसमें काम कर रहे हैं, उसमें आप 3 एम्प्लॉय उनको मॉनिटर करने के लिए लगा दो, सो देयर इज नो नीड. सो ये होना चाहिए इनबिल्ट, अंदर से होना चाहिए कंट्रोल. सो दैट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव. द कंट्रोल प्रोसेस, देयर इज ए सेट प्रोसेस ऑफ कंट्रोल. सबसे पहला है कुछ स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करते हैं हम लोग, फिर उनको स्टैंडर्ड के बेस पर जितना हमें परफॉर्मेंस मिलता है उसको मेजर करने का प्रयास करते हैं, कितना हमें आउटपुट मिल रहा है. अगर कुछ कम मिल रहा है तो फर्दर रेनफोर्समेंट करेंगे, या कुछ गलती हो रही है हमारे प्लान में तो हम उसको करेक्ट करने का प्रयास करेंगे. तो कंट्रोल प्रोसेस बेस्ड ऑन 3 स्टेप्स. 1 इज एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड, 2nd मेजरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट दीज स्टैंडर्ड, and 3rd is reinforcing success or correcting deviations.
एक सेकंड। Yes. So establishing standard means it may be the kind of goal, it can be kind of mission, and kind of performance of this firm and organization. So an organization can establish standard in the such areas means profitability, एक लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, इतना प्रोडक्ट हमको बनाना है, इतना प्रोडक्शन करना है, मार्केट शेयर हमारा मार्केट में जो पोजीशन है, जो लेवल है वो क्या हो, वर्कर परफॉर्मेंस, हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी हो, इनोवेशंस प्रैक्टिसेस कितनी हो रही हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फर्म की कितनी है सोसाइटी के लिए. तो these are the standard that has to be established to control the firm and the operations. And the second is measuring the performance. By setting the standard, by setting the establishing standard means profitability, productivity, share market or market share, work performance, innovative ideas, innovations, social responsibility. Then we have to measure by using these standard what performance we have achieved. In performance को means essentially it is a comparison, means measuring of performance means what? It is a comparison between what is and what should be. हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है और उसका लेवल क्या होना चाहिए था, इसको समझना, इसके बीच का डिफरेंस समझना, दैट इज मेजरिंग द परफॉर्मेंस. और इस परफॉर्मेंस में जैसे इसने कहा कि व्हाट शुड बी, अगर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी, इफ वी आर नॉट एबल टू अचीव दैट काइंड ऑफ लेवल, दैट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, मीन्स आवर कंट्रोल नीड सम करेक्शंस, सम रेनफोर्समेंट्स. सो हमें अपने एम्प्लॉय को फर्दर मोटिवेट करना होगा, रेनफोर्स करना होगा टू अचीव द गोल्स और अचीव द स्टैंडर्ड्स व्हाट वी हैव एस्टेब्लिश्ड. द सेकंड इज करेक्टिंग डेविएशंस, ताकि हम जो अगर हमने कोई प्लान में कहीं कोई चीज एडिशन करनी है, डेविएशन करनी है, यस, तो हमारे अगर स्टैंडर्ड अगर नहीं अचीव कर हो पा रहे हैं तो इट मीन्स हमें कहीं प्लान में चेंज करने की भी जरूरत है. So control is having 3 steps. One is establishing standards, second is measuring the performance, third is reinforcing success or any deviations, correction in any if required. This is a process. कंट्रोल एज ए फीडबैक सिस्टम, ये एक साइकिल है कंट्रोल करने की. सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशंस सपोज हमने किए, उन डेविएशंस को एनालाइज किया हमने कि व्हाई दीज डेविएशंस आर बीइंग अकर्ड इन आवर अचीवमेंट्स एंड आवर स्टैंडर्ड. उसके बाद में हम करेक्टिव मेजर्स लगाएंगे, कुछ करेक्शंस एक्शंस लेंगे, फिर पहले प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम ऑफ करेक्टिव एक्शंस बनाएंगे, फिर उनका इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि हमें कितनी परफॉर्मेंस हमें मिली, डिजायर्ड परफॉर्मेंस हमें कितनी मिली होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितनी परफॉर्मेंस मिली. फिर उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, फिर उसको हम कंपैरिजन करेंगे एक्सपेक्टेड और मेजर इससे एक्चुअल से.
सो दिस साइकिल विल गो एंड गो, चलती रहेगी साइकिल। तो बेसिकली कंट्रोल एक फीडबैक प्रोवाइड करता है हमें कि अगर हमने कोई भी स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किए हैं, उनको हमने अचीव करने के लिए हमने उनको फर्म में लागू किया है, फिर हम देखेंगे उसमें कितना, हमें एनालाइज करेंगे हमें कि जो परफॉर्मेंस है वो हमारी कितनी होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितनी है, फिर उनको हम मेजर करेंगे और फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो अगर फिर भी कम आ रहा है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लेंगे, फिर भी कम आ रहा है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लेंगे। तब तक हम करेक्टिव मेजर्स या काइंड ऑफ मोटिवेशन करते रहेंगे अपने फर्म में, जब तक हमें आउटपुट या हमें डिजायर्ड जो परफॉर्मेंस है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना हो जाए। So this is the feedback system in control process, and that is given by one this कनूट झारोड, इन्होंने दिया है और इसी को नाम पे ये साइकिल है। ये नेक्स्ट क्या है, मेथड्स ऑफ कंट्रोल। सॉरी, बेसिकली कंट्रोल के क्या मेथड हैं। देखिए, एक ये भी एक ऑथर हैं, आर्थुन बैडियन, डिस्कस 9 मेथड ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल करने के 9 तरीके इन्होंने बताए हैं, जिनको 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है। सो पहला है कंस्टेंटली यूज्ड कंट्रोल, सेकंड इज पीरियोडिकली यूज्ड कंट्रोल, एंड थर्ड इज ओकेजनली यूज्ड कंट्रोल। कंस्टेंटली मीन्स वो हमेशा हमेशा चलेगा, वो पीरियोडिकली मीन्स कभी कभी, ओकेजनली कब होता है, जब काइंड ऑफ ऑडिट आ रहा हो, काइंड ऑफ कोई टीम आ रही हो आपके चीज़ों को देखने के लिए, तो ओकेजनली यूज कंट्रोल होता है, या कोई स्पेशल रिपोर्ट हमें बना के देनी हो। तो कंस्टेंटली यूज कंट्रोल में पहला आता है सेल्फ कंट्रोल। हम मीन्स एज ए मैनेजर हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, वो और हमारा डे टू डे रूटीन प्रैक्टिस है, दैट शुड नॉट बी चेंज। सिमिलरली हमें अपने ग्रुप को, यानी अपने जो कलीग्स हैं उनको हमें कंट्रोल करना है, पॉलिसी उन पे इम्प्लीमेंट करनी है, वो टाइम टू टाइम जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करें। पीरियोडिकली यूज कंट्रोल तब होता है जब उसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि हमें कोई इंफॉर्मेशन हमें निकालनी हो क्विकली अपने वर्क फोर्स को डिवाइड करने के लिए, अपने वर्क फोर्स को एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन पर सेट करने के लिए, या फिर कोई काइंड ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट्स या बजट्स आ रहा हो, तब हमारा पीरियोडिकली होता है कि हम इन वाले कंट्रोल को यूज करें। थर्ड है ओकेजनली, जैसे मैंने कहा कोई स्पेशल रिपोर्ट बनानी हो या कोई प्रोजेक्ट बनाना हो कोई पर्टिकुलर, चूंकि प्रोजेक्ट हमेशा नहीं बनता है, स्पेशल रिपोर्ट हमेशा नहीं बनती है। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे हमें कंट्रोल को समझना होता है, जिससे हमें मैनेजमेंट में अपना कंट्रोल करना होता है। इसको फर्दर डिफाइन किया जो मैंने आपसे कहा, सेल्फ कंट्रोल हो गया, ग्रुप कंट्रोल होगा, एंड दिस पॉलिसीज प्रोसीजर रूल्स हो गए। पीरियोडिक में जैसे मैंने कहा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या कोई ऑडिट आ रही हो, या कोई बजट हमें बनाना हो। ओकेजनल में कोई स्पेशल रिपोर्ट तैयार करनी हो, या पर्सनल ऑब्जर्वेशन मीन्स कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट वो आ रहा है आपके फर्म को देखने के लिए, दैट इज द पर्सनल ऑब्जर्वेशन। प्रोजेक्ट कंट्रोल, अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है हमें किसी चीज़ पर पर्टिकुलरली, तब हमारा ये ओकेजनली यूज कंट्रोल काम आता है। बजट को आप समझते होंगे, बजट एक लेखा जोखा है आपके कंपनी का इन एंड आउट मनी का। पॉलिसीज एंड डिजाइन, चॉइसेस एंड कंट्रोल। आपने देखा होगा कि कंट्रोल हमेशा ऐसे ही नहीं होता है, हमेशा कंट्रोल होता है किस चीज़ से, जो आपके सेंट्रलाइजेशन जो होता है, यानी कि जो डेलीगेशन ऑफ पावर हम लोग देते हैं, उससे भी कंट्रोल होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के रूल्स पावर्स इतनी हैं, उसके बाद मिडिल लेवल की इतनी हैं। फिर सेकंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंट्रोल होता है, मीन्स कुछ चीज़ राइटिंग में दी जाती है टाइम टू टाइम, टास्क किए जाते हैं टाइम टू टाइम, वो भी एक कंट्रोल है, दैट इज इनफॉर्मल।
फॉर्मल ये है कि आप सामने आप मैनेजमेंट एक सुपरविजन के लिए आ रही है या सुपरवाइज कर रही है टाइम टू टाइम, दैट इज फॉर्मल। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक ये भी एक तरीका है कंट्रोल का, क्योंकि कई बार हम डायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कई बार इनडायरेक्ट भी करते हैं। इनडायरेक्ट मीन्स जैसे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होती है, उसको हम अपने एम्प्लॉय को बताते हैं इसको हमें अचीव करना है, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो ये कंट्रोल करने के तरीके हैं। आपने देखा होगा कि कई बार गवर्नमेंट इंडिया की डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन आते रहते हैं टाइम टू टाइम। वो भी एक कंट्रोल करने का एक तरीका, जैसे मान लो सपोज करिए काइंड ऑफ सुपरविजन हो गया, काइंड ऑफ बजटिंग हो गई, काइंड ऑफ जो आपका ऑडिट करने के लिए आते हैं टाइम टू टाइम, इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट, ये भी सब कंट्रोल करने के एक तरीके हैं। सो दैट इज द कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स हमें अपने गोल्स एंड अचीव को किस तरह से अचीव करना है, उसमें जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, इनके बारे में हमने समझा कंट्रोल। इसको हम बंद करते हैं, देन सेकंड यूनिट हम so next is that is unit 14, that is analyzing interpersonal relation। कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म है, सब में इंटरपर्सनल रिलेशंस आपस में होते हैं, एज ए कलीग, एज ए सुपीरियर बॉस, एज ए सबॉर्डिनेट ऑफ स्टाफ, and everybody is having interpersonal relation, and without these interpersonal relation आपके जो गोल्स हैं, जो मिशंस हैं फर्म के, डेट कैन नॉट बी अचीव। तो इसको थोड़ा सा क्विकली जान लेते हैं हम कि व्हाट इज एनालाइजिंग इंटरपर्सनल रिलेशन इन टर्म ऑफ मैनेजमेंट। यस, ये एक देखिए एक चार्ट बनाया है, क्योंकि आपका रोल, आप हैं, आपके साथ कलीग्स हैं, मीन्स आपके पैरेलल भी कलीग हैं, ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो जिनको हम चेयरमैन कहते हैं या सीईओ कहते हैं कंपनी के या फर्म के। आपके भी बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स हो सकते हैं, और सबॉर्डिनेट्स के नीचे भी लेबर्स, वर्कर्स हो सकते हैं। तो दिस चेन और दिस ग्रुप इज कॉल्ड, और रिलेशंस बिटवीन दिस ग्रुप, बिटवीन द एम्प्लॉय, यही है आपका इंटरपर्सनल रिलेशन। और इस इंटरपर्सनल रिलेशन को मैनेजमेंट की टर्म में समझते हैं अंडरस्टैंडिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर। इंटरपर्सनल बिहेवियर में बहुत सारे एक तरह से डिटर्मिनेंट्स हैं। पहला है सेल्फ कॉन्सेप्ट, एज ए मैनेजर, एज ए एम्प्लॉय, मैं क्या हूँ, व्हाट आई एम, या इसको दूसरे में कहोगे कि हु इज ही, उसके बारे, यानी खुद अपने बारे में पता होना, दैट इज द इंटरपर्सनल बिहेवियर ऑफ सेल्फ। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट होना जरूरी है कि मेरा खुद का बिहेवियर कैसा है, एम आई ओके और एम आई नॉट ओके, मेरे स्टाफ के साथ कैसा वो है, बिहेवियर है, फॉर टॉकिंग, इन टर्म ऑफ टॉकिंग, इन टर्म ऑफ प्रोवाइडिंग वर्क टू देम, और बाय टेकिंग वर्क फ्रॉम देम। मेरा किस तरह का बिहेवियर है, कॉर्डियल है या थोड़ा सा रूड है, तो इसको भी समझने की ज़रूरत है इंटरपर्सनल रिलेशन में। एज ए एम्प्लॉय, एज ए मैनेजर, वन शुड अंडरस्टैंड, वन शुड नो
व्हाट एम आई, वो खुद क्या है। जैसे in order to maintain your personal interpersonal environment and to maximize congruence or harmony, you actively use certain mechanism to subsidize interactions, stabilize interactions। यानी कि अपने बारे में जानने के लिए सबसे पहला तो मिसपरसेप्शंस को समझने की ज़रूरत है कि कोई आपके बारे में क्या कह रहा है। अगर कोई कह रहा है तो उसको सिंपली उसको इग्नोर करिए और उसको समझने का कोशिश कीजिए क्यों कह रहा है। सेलेक्टिव इंटरेक्शंस, आप देखते हैं कि कई बार कुछ कुछ लोगों के साथ ही इंटरेक्शन करते हैं और कुछ ही ज़्यादा पूरा इंटरेक्शन भी नहीं करते, उसको भी समझने की ज़रूरत है। सेलेक्टिव इवैल्यूएशंस ऑफ द अदर पर्सन, आप दूसरे के बारे में कुछ भी इवैल्यूएट करते हैं जो दैट मे नॉट बी फैक्ट, दैट मे बी बाय हियरिंग फ्रॉम अदर्स। सेलेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ, हम खुद ही अपना आप इवैल्यूएट कर रहे हैं कि आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, उसको भी थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। रेस्पॉन्स इवोकेशंस, हम मेरे से बाकी लोग किस तरह का रेस्पॉन्स दे रहे हैं, किस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। इंटरपर्सनल नीड है, जैसे पहला होगा व्हाट एम आई, देन सेकंड इज इंटरपर्सनल नीड, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, मुझसे क्या चाहते हो एज ए मैनेजर, यानी कि मेरे जो एम्प्लॉय हैं वो हमसे क्या चाहते हैं, वो भी समझेंगे। तो दैट कम्स द इंटरपर्सनल बिहेवियर। ये देखिए इसमें दिखाया है, एक टेबल भी बनाइए कि एक्सप्रेस बिहेवियर, नीड डायमेंशंस एंड वांटेड बिहेवियर। आई इनिशिएट इंटरेक्शंस विद पीपल, आई वांट टू बी इंक्लूडेड। तो ये बेसिकली कई बार क्या है कि मैं खुद दूसरों के साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे अपने इंटरेक्शंस में इंक्लूड करें। कई बार मैं चाहता हूँ कि मैं सबको कंट्रोल करूँ और मुझे कोई कंट्रोल ना करे। ये सब जो है वो इंटरपर्सनल नीड्स के अकॉर्डिंग जो बिहेवियर करता है इंसान, उनको भी समझने की ज़रूरत है। एज ए मैनेजमेंट, एज ए सुपीरियर, वन शुड अंडरस्टैंड अबाउट हिज और हर बिहेवियर। इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन, हाउ डू यू इन्फ्लुएंस मी, किसी मैनेजर को एम्प्लॉय द्वारा या किसी टॉप मैनेजमेंट द्वारा किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है या किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सपोज करिए कोई भी डाउन द लेवल आपकी काम कर रही है और वो अगर अच्छा काम कर रही है तो अच्छे काम को वो जब तक अपने मैनेजर को फीडबैक नहीं देगी तब तक वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए जो इन्फ्लुएंस, अगर सपोज करिए किसी मैनेजर ने सोच लिया कि मुझे इन्फ्लुएंस होना ही नहीं है, मुझे ना पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होना है ना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस, so as a manager one should have the capacity to get influence with good innovative ideas, with good achievements, with good set of kind of achievements। so ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरपर्सनल रिलेशन का जो एक मैनेजमेंट में होना चाहिए। इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस, आपने देखा होगा कि जब तक हम दूसरे को, जब तक हमें कोई अच्छा नहीं लगेगा हम भी किसी को शायद अच्छे नहीं लगेंगे। सो वन शुड प्रेज, हमें अब एक दूसरे की हमें तारीफ करनी चाहिए, एक दूसरे को हमें समझना चाहिए, एक दूसरे को हमें मोटिवेट करना चाहिए और कुछ ऐसे हम काम करें कि लोग हमको पसंद करें। मीन्स वन शुड बी वेरी कॉर्डियल, वन शुड बी वेरी पोलाइट, वन शुड बी वेरी हेल्पफुल। जो हमने मैनेजमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वो सब एप्लीकेबल होते हैं यहाँ पर। एक चार्ट बनाया है कि फैक्टर्स एंड डायनामिक्स ऑफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस, पर्सन ए है, पर्सन बी है। जिस तरह से कोई भी परसेप्शन ए के बारे में बनाता है तो बी भी अकॉर्डिंगली उसी बनाता है। अगर ए पॉजिटिव बनाएगा तो बी भी पॉजिटिव बनाएगा दूसरे के लिए। बोथ आर इंटरलिंक्ड। जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी को, आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा तो आप भी किसी को अच्छे नहीं लगेंगे, ये वही है।
डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करने के बहुत सारे तरीके जैसे हमने पढ़ा, पहले भी पढ़े। एक तो कॉर्डियल रहें हम, हेल्पफुल रहें। दूसरा हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहे। हमारी बेटर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे, वर्किंग रिलेशनशिप रहे। तो ये सब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने के बहुत कॉमन से तरीके हैं, ये हम सब पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है। फॉर्मिंग फर्स्ट इंप्रेशन, अपना पहला इंप्रेशन अच्छा रखो। म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस रखो। ऑनरिंग फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, हम सबका ऑनर करें। डेवलपिंग ट्रस्ट एंड इन्फ्लुएंस, सब हम ट्रस्ट डेवलप करें एक दूसरे के लिए, इन्फ्लुएंस डेवलप करें एक दूसरे के लिए। ये सब तरीके हैं हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करने के। ये सब डेवलपिंग म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन, ऑनरिंग फिजिकल साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्ट, सबका हम है, सबका आदर करें। ट्रस्ट एंड इन्फ्लुएंस डेवलप करें। डेवलपिंग ऑफ इंटरपर्सनल स्किल, ये सेम वही है। इसमें नेक्स्ट क्या है, टेकिंग इंटरपर्सनल रिस्क एज ए मैनेजर, हम खुद रिस्क लें। डेवलपिंग कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, एक दूसरे की मदद करने की रिलेशनशिप डेवलप करें हम, जिसमें शेयरेबल गोल हो सकता है, परसीव्ड पावर ऑफ ऑल पार्टी, ट्रस्ट है। रिजॉल्विंग इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का प्रयास करें हम। जॉनसन ने 1970 में ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दें। एबिलिटी ऑफ कन्फ्रंटिंग चीज़ों को कन्फ्रंट आपस में एक दूसरे के साथ ना करें, पॉजिटिवली फीडबैक दें। यूज ऑफ एम्पैथी, केवल सिंपैथी ना रखें, एम्पैथी ही रखें। यूज ऑफ आई लैंग्वेज मीन्स सच एज वर्ड आई, मी एंड माई। तो ये एक तरह से ये डिफेंसिवनेस को कम करने के लिए काम आते हैं। फोकसिंग ऑन बिहेवियर, अपने बिहेवियर पर फोकस दें। यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट, हमेशा डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट यूज करें जो काइंड ऑफ गुड फीलिंग दें आपस में बात करने के लिए। एक्सप्लोर अल्टरनेट बिहेवियर्स, अपने बिहेवियर्स में अगर ज़रूरत पड़े तो टाइम टू टाइम उसमें मोडेस्टी लाने की ज़रूरत है, उसको काल्म करने की ज़रूरत है। ये सब तरीके हैं इन पर इंटरपर्सनल रिलेशंस को डेवलप करने के। एक मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर शुरू करते हैं आपको नेक्स्ट यूनिट।
इस
आई थिंक आई वाज डिस्कनेक्टेड। कितना देर से डिस्कनेक्ट है मेरा? आई जस्ट सीन। चलिए, हमारी एक यूनिट 16 और है, उसको थोड़ा और ओवरव्यू लेते हैं। Yes, this is unit 16 and this is the last unit of MV5, and this was the kind of management related topics. From tomorrow onward, we will discuss management with the special reference of pharmaceutical sales management that we will more linked with the topic. These were the management related topics. What is management styles? What is management? What is the role of management manager? What are the responsibilities? What are the different kind of leadership? So these were the related to kind of managerial skills. But tomorrow onward, we will discuss MV6, that will be the more related with the pharmaceutical sales management. So this is the last group dynamics. ये भी मोर और लेस हम लोगों ने, चूंकि इतने दिन से मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं, लगभग 4-5 आई थिंक 5 क्लासेस हो गई। दिस इज द 6th क्लास, 5th क्लास। ग्रुप डायनेमिक्स को समझते हैं पहले। ऑल्दो वी आर लुकिंग ग्रुप डायनेमिक एवरीवेयर, not only in management and society, in even colleges, our peer group, हर जगह हम लोग ग्रुप को इम्पोर्टेंस को पढ़ते हैं, क्यों हमारे लिए ग्रुप जरूरी है, क्या क्या ग्रुप के हमारे लिए फायदे हो सकते हैं। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें या किसी कंपनी या किसी फर्म की बात करें, तो ग्रुप डायनेमिक्स इज कंसर्न विद द इंटरेक्शन एंड फोर्स अमंग ग्रुप मेंबर्स इन ए सोशल सिचुएशन। ग्रुप डायनेमिक्स बेसिकली है क्या? दैट इज कंसर्न विद इंटरेक्शन, मीन्स आपस में जो लोग, नॉट वन, मोर देन 1 2 3 4 कितने हो सकते हैं, जिसमें हम इंटरेक्शंस करें, एंड फोर्स अमंग द ग्रुप मेंबर्स इन सोशल सिचुएशंस, आपस में जो रिलेशंस हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति एम्पैथी है। सो दीज ऑल फिनोमिना comes under the group dynamics. In the context of discourse of management functions and behavior, it is important to understand dynamics of members of formal and informal group in the organization. दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक फॉर्मल ग्रुप, एक इनफॉर्मल ग्रुप। इसमें जो हमारे जो मेंबर्स हैं, चाहे फॉर्मल ग्रुप के हों या चाहे इनफॉर्मल ग्रुप के हों, उनका किस तरह के फंक्शंस होंगे, क्या बिहेवियर है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें ग्रुप डायनेमिक्स को जानने की ज़रूरत है। जैसे 1930 में कर्ट्स लेविन ने पॉपुलराइज किया टर्म ग्रुप डायनेमिक्स। सबसे पहले इन्होंने ग्रुप डायनेमिक्स की टर्म को पॉपुलराइज किया टू मेन इंटरेक्शन ऑफ फोर्सिंग एमंग ग्रुप मेंबर्स इन सोशल सिचुएशंस। ऊपर की जो डेफिनेशन है वो भी कर्ट लेविन ने ही दी है। सो यू आर ऑलरेडी फैमिलियर इन यूनिट, जो हमने पहले पढ़ा था, हमने लीडरशिप को पढ़ा था, हमने ऑथोरिटी को पढ़ा, डेमोक्रेटिक पढ़ा था, हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं है, सब कुछ मोर और लेस जो हमने पढ़ा है। हाउ ए ग्रुप शुड बी ऑर्गेनाइज एंड कंडक्टेड,
हम लोग डेली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रुप में बना रहे हैं। हमारा जो ऑफिस है वहाँ भी हमारे ग्रुप होते हैं, मीन्स फॉर वर्क टू गेट द वर्क। वो गपशप वाला ग्रुप नहीं, यहाँ हम ग्रुप डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं जो हमारी इंटरेक्शन सोशली एक्सेप्टेड हो और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन हो। So these interactions and forces are comes under the group dynamics. In democratic leadership, members' participation and overall cooperations are emphasized. Another meaning of group dynamics is it is a set of techniques. हम लोग जितनी भी टेक्निक्स यूज करते हैं, टेक्निक्स मीन्स काइंड ऑफ लीडरशिप, काइंड ऑफ एक तरह से अथॉरिटी, डेमोक्रेटाइजेशन अमंग द पीपल्स, ये जितनी भी टेक्निक्स हैं इन सबको अगर हम एक साथ जोड़ दें तो उसको हम ग्रुप डायनेमिक्स कहते हैं। जितने भी इंटरेक्शंस डिस्कशंस हो सब ग्रुप डायनेमिक्स में आते हैं, जिसमें टीम बिल्डिंग भी होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हमने पहले पढ़ा था, किसी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उस पर डिस्कस करिए, फिर उसका सॉल्यूशन निकालिए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करिए, तो सब ग्रुप डायनेमिक्स में आते हैं ये। सो नेक्स्ट व्हाट इज ग्रुप। ग्रुप कोई नया तो है नहीं, हमने बहुत कॉमन चीज है, हैव ए कॉमन पर्पज और ऑब्जेक्टिव। एक जैसा पर्पज हो, एक जैसा ऑब्जेक्टिव हो, उसमें अगर कुछ लोग आकर के मिल जाएं तो दैट इज आल्सो ग्रुप। इंटरेक्ट विथ ईदर टू अकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए जो भी लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो भी ग्रुप हो सकता है। या आपने देखा वो जान पहचान जितने लोगों को हम नोन हैं वो भी एक ग्रुप है, दैट मे बी द काइंड ऑफ इनफॉर्मल। परसीव देमसेल्व्स टू बी ए पार्ट ऑफ द ग्रुप। ऑलरेडी कोई ग्रुप है उसमें आप जुड़ जाइए तो भी वो ग्रुप ही हो गया। तो ये सब ग्रुप की कोई प्रॉपर नई चीज तो है नहीं, जहाँ एक ऑब्जेक्टिव के लिए अगर कुछ लोग एक तरह से सोचते हो। जैसे क्रिकेट क्या है, क्रिकेट का जो टीम है वो भी एक ग्रुप है, कोई क्लब है वहां भी जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी एक ग्रुप है। फैमिली, इवन फैमिली भी एक ग्रुप है। तो ये सब ग्रुप है और फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पज। अगर कंपनी में एक कोई डिवीजन है, सपोज करिए फाइनेंस डिवीजन, फाइनेंस ग्रुप में जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं दैट इज ए ग्रुप। सो बहुत कॉमन सी चीज है। डायनेमिक्स ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, किस तरह से हम ग्रुप फॉर्म करते हैं उसकी कुछ थ्योरीज दी हुई हैं, उनको आप पढ़िएगा। आज कोल्ड एक्चुअली। व्हाट टू डू ग्रुप ऑफर्स टू इंडिविजुअल। कोई भी अगर व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, जैसे किसी कंपनी में नया रिक्रूटी हुआ, वहाँ ऑलरेडी एक ग्रुप काम कर रहा है, तो अकेला तो काम करेगा नहीं, उसको किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट होना पड़ेगा। किसी ना किसी मीन्स जो उसके साथ उसके अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट में जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, जिस पर उसको रिक्रूट किया गया है, उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जितना भी लोग काम कर रहे होंगे पर्टिकुलर ग्रुप के रूप में, तो वो उसको ही ज्वाइन करेगा ऑफ कोर्स। तो ये भी ग्रुप डायनेमिक्स का पार्ट हो गया। क्यों ग्रुप ज्वाइन करे कोई भी इंडिविजुअल, उसके कुछ रीजंस हैं, जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। कोई एम्प्लॉय अकेला तो काम कर नहीं पाएगा, उसको सिक्योरिटी भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए। फॉर दैट मैटर ही और शी हैज टू बी पार्ट ऑफ एनी ग्रुप। देन सेकंड है रिलेटेडनेस एंड बिलोंगिंगनेस नीड। अगर कोई हमारा ऐसा टास्क है जिसमें हम अकेले कर ही नहीं पाएंगे तो हमें एक दूसरे से रिलेट करना होगा, हमें एक दूसरे को साथ बिलोंगिंग्स नीड बढ़ानी होंगी। इसलिए भी ग्रुप में इन्वॉल्व होना है, किसी ग्रुप में जुड़ना इम्पोर्टेंट है। एस्टीम एंड ग्रोथ नीड्स, जैसे मैंने कहा कि अकेला व्यक्ति, एक इंडिविजुअल कैन नॉट डू एनीथिंग में, कैन नॉट डू मोर। सो उसके लिए टू गेट हाई आउटपुट या एज पर द सेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्म, उसको किसी ग्रुप के साथ जुड़ करके उसको ग्रोथ में उसका एक हिस्सेदारी होगी, उसकी उसकी एक भागीदारी होगी। इसलिए भी उसको ग्रुप में जुड़ना होगा, क्योंकि कोई भी टास्क इंडिविजुअल नहीं होते हैं फर्म में, वहाँ ग्रुप टास्क भी होते हैं। टाइप ऑफ ग्रुप है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल वो होता है जहाँ किसी सेट ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग
एक ग्रुप इकट्ठा होता है। फॉर इनफॉर्मल में आपकी फैमिली है, आपकी सोसाइटी है, आपके फ्रेंड्स हैं, इनफॉर्मल ग्रुप है। मेंबरशिप ग्रुप है, आपने देखा होगा डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबरशिप। रेफरेंस ग्रुप होते हैं। डाइन ग्रुप, ऑलरेडी एक बड़े ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, तो ये टाइप ऑफ ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स के रोल, एक तो आइडेंटिटी होती है उसकी, और उनका परसेप्शन बहुत क्लियर होता है कि इस ग्रुप की क्या आइडेंटिटी, क्या परसेप्शन है। रोल, एक्सपेक्टेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये भी ग्रुप की एक काइंड ऑफ क्वालिटी होती है कि वो ग्रुप किस तरह का रोल एक्सपेक्ट करता है, या क्या उस ग्रुप की रोल एक्सपेक्टेशंस है, और किन किन कॉन्फ्लिक्ट को वो देखता है ग्रुप। इन्फ्लुएंस ऑन रोल, तो ये सब ग्रुप की इम्पोर्टेंस है। अगर ग्रुप नहीं होगा तो उसकी काइंड ऑफ इमेज होती है, उसका नेम होता है, उसकी एक काइंड ऑफ लेवल होता है। ये ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप फॉर मैनेजमेंट। फॉर्मल ग्रुप, जैसे देखिए कमेटी, मैंने कहा कि जो भी किसी पर्पज के लिए, किसी सेट ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ये फॉर्मल ग्रुप है। इसमें क्या करते हैं, कमेटी में लोग क्या करते हैं, अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद में अपने जो एक्शंस हैं उन्हें रिकमेंड करते हैं। फिर उसके बाद में कुछ आइडिया जनरेट करते हैं, और उसके बाद में डिसीजन। ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हम डिफरेंट काइंड के ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन या डिफरेंट का डिसीजन मेकिंग जो हमारी टेक्निक्स थी उसमें हम लोग पढ़ रहे थे। तो जो कमेटी का काम यही है, और वो फॉर्मल ग्रुप के अंडर आता है। वो मीटिंग करेंगे, उसके बाद में प्रॉब्लम्स को रखेंगे ऑन द टेबल, उसके बारे में सब लोग डिस्कस करेंगे, अपने अपने आइडियाज़ देंगे। उन आइडियाज़ में से हम लोग बेस्ट आइडियाज़ चुनेंगे। फिर बेस्ट आइडियाज़ में भी हम लोग उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। सपोज करिए प्लान ए हमने इम्प्लीमेंट किया, यानी कि आइडिया ए इम्प्लीमेंट किया, अगर वो नहीं हुआ तो बी आइडिया एकदम रेडीली अवेलेबल होगा। ये हमने सब टेक्निक्स में पढ़ा था, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में। एक होता है इनफॉर्मल ग्रुप, वर्क ग्रुप। जो आपका फॉर्मल ग्रुप था वो टॉप लेवल पर है, और इनफॉर्मल जो लोअर लेवल पर, फैक्ट्री के लेवल पर होता है। इवन मैंने कहा कि फैमिली भी एक इनफॉर्मल ग्रुप में आती है, सोसाइटी भी एक इनफॉर्मल ग्रुप में है, जहां हमें सिर्फ डिसीजंस को ओबे करना है, कंप्लायंस करना है। ये आपका ग्रुप की डेफिनेशंस और ग्रुप के बारे में जो था। इसको अब आपका कोई क्वेश्चंस हो आप पूछिए। ये तो कल इसी समय एक जो हमारे फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट से जो रिलेटेड है MV6, उसको डिस्कस करेंगे। और अपने जितने भी कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे कहिएगा कि उसको ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि दैट विल बी हेल्पफुल। ऑल्दो ये भी आपके एग्जामिनेशन का पार्ट तो है ही है, और उसको भी हमने थॉरोली डिस्कस किया। सारी चीज़ों को एक एक करके हमने डिस्कस किया है। Any questions of anybody, or should we close the session? रामानंद मिश्रा जी, कुछ सवाल है? नहीं सर, कोई खास सवाल नहीं है। चलिए फिर कल इसी समय मिलते हैं। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट। Thank you, sir.